लव मी स्ट्रेंजर चैप्टर 16 एपिसोड 8। अजनबी के भेजे हुए उस एमएमएस ने रिवाना की खुशी को थोड़ी देर के लिए ठंडा जरूर कर दिया था, लेकिन सोमवार के आते ही रिवाना फिर से उत्साहित हो गई थी। वो प्रतीक की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी कि उस रिकॉर्डिंग को देखकर उसकी शक्ल कैसी बनती है। रिवाना उस दिन जल्दी ऑफिस चली गई और प्रतीक के आने का इंतज़ार कर रही थी। जब प्रतीक पहुंचा तो रिवाना उसके पास गई और कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे न सैटरडे को फ़ोन किया न संडे को। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उसका ये आत्मविश्वास प्रतीक को हैरत अंगेज लगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, प्रतीक ने जवाब दिया। आने वाले वीकेंड में तुम मेरे घर आ जाना, ओके। रिवाना ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रतीक को अपना फ़ोन दे दिया। ये क्या है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ रिकॉर्ड किया था। प्रतीक ने सोचा कि वो उसे कुछ सेक्सी दिखाने वाली है। अचानक उसका जोश बढ़ गया और उसने प्ले बटन दबा दिया। अगले 2 मिनट वो जैसे जम सा गया। कुतिया, तू थी जिसने, तूने किया है, कैसे? तुम और तुम्हारे घिनौने खेल खत्म प्रतीक। उसने प्रतीक के हाथ से फ़ोन छीन लिया और कहा, अगर तुम ऑनलाइन वीडियो सर्कुलेशन वाला अपना वो खेल खेलना चाहते हो तो मुझे भी उस गेम में शामिल समझो। प्रतीक और बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन सिर्फ इतना ही कह पाया कि तुम नहीं, लेकिन कैसे? शिट, मैंने तुमसे कहा था ना कि स्कूल में तुम्हें उस तरह रिजेक्ट करने का मुझे अफसोस है, लेकिन तुम फिर भी अपना घटिया खेल खेलते रहे। अब गुड बॉय की तरह मेरे पीछे पीछे आओ, रिवाना ने कहा और चली पड़ी। प्रतीक उसके पीछे पीछे उसके डिपार्टमेंट तक चला गया। उसकी हारी हुई शक्ल बता रही थी रिवाना वाली क्लिप सिर्फ उसके फ़ोन में ही थी, नहीं तो वो इतना कमज़ोर नहीं पड़ता। जब दोनों रिवाना के डिपार्टमेंट में पहुंच गए तो रिवाना ने हुक्म दिया, अब मैं चाहती हूं कि तुम ज़ोर से चिल्लाओ और कहो, आई एम सॉरी। प्रतीक ने एक बेचारी सी शक्ल बनाई। रिवाना उसी आत्मविश्वास के साथ खड़ी रही और उसने उसकी शक्ल पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रतीक ने एक बेचारी सी शक्ल बनाई। मेरे पास पूरे दिन का वक्त नहीं है, रिवाना ने कहा। मुझे माफ़ कर दो, प्रतीक ने धीमी आवाज़ में कहा। ज़ोर से बोलो, आई एम सॉरी। कुछ कलीग्स ने दोनों की ओर देखा और ज़ोर से रिवाना ने फिर उकसाया, आई एम सॉरी। अब उस कमरे में मौजूद हर एक इंसान दोनों की ओर घूर रहा था। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, रिवाना ने कहा। अगर मेरे पास आसपास भी भटके तो मैं सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दूंगी तुम पर। मुझे पहले दिन ही ये काम करना चाहिए था। शाम को रिवाना अपने फ्लैट पर वापस गई तो उसने तय किया कि वो इशिता को ब्लैकमेल वाली सारी बात बता देगी। तूने उसके वॉल्स का भरता बनाया कि नहीं, इशिता ने पूछा। वो अपने नेल पॉलिश को सुखाने में लगी हुई थी और रिवाना अपने वैनिटी बॉक्स में ये देख रही थी कि वो किस रंग की नेल पॉलिश लगाए। नहीं, तुझे करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन सच में उस अजनबी ने क्लिप हासिल करने में तेरी मदद की। हाँ, हीरो है यार वो तो। रिवाना ने उस एशमिश के बारे में इशिता को बताने की सोची, लेकिन खामोश रह गई। पता नहीं क्या है यार वो, मतलब मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो आदमी है या औरत। क्या मतलब है तुम्हारा? इशिता ने रिवाना की और एक लम्हे के लिए देखा और अपने हाथों से अपने पैरों की नेल पॉलिश पर हवा देते हुए कहा, ऑफ कोर्स आदमी है वो यार, मेरे सपने चूर मत करो, मेरा हीरो है वो। उसने इतनी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी मदद की है यार, और क्या चाहिए तुझे? रिवाना भी सीता की तरह ही सोचना चाहती थी, लेकिन जब से उसने एमएमएस भेजा था उसका दिमाग किसी एक बात पर राजी ही नहीं हो पा रहा था। पता नहीं, तुझे मालूम है उस क्लिप के बदले में मैं क्या करवाया उसने मुझसे? उसने अपनी पसंद की एक नेल पॉलिश चुनते हुए कहा। क्या? इशिता ने फिर उसकी ओर देखते हुए कहा। वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम किसी को ये बात नहीं बताओगी। ये राज अब उसकी जान ले रहा था और वो किसी न किसी को ये बताना चाहती थी। बताओ तो, बात क्या है? मुझे डर लग रहा है अब। मैं गोरेगांव में हुए गैंगरेप के मामले में गवाह हूँ। इशिता को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या बकवास है सच में? रिवाना ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं वाकई में गवाह हूँ। क्या? कैसे?
दीवाना ने कुछ मिनटों में इशिता को पूरी घटनाक्रम बता दी और कि कैसे जब इशिता झाड़ियों की ओर गई थी तो सड़क पर अकेले रह गई थी और बाद में उसने क्या देखा था। हाँ, ये बात छुपाए रखने के लिए इशिता से माफ़ी भी मांगी। हे भगवान, और अब तुम सरकारी गवाह हो? हाँ, इंस्पेक्टर ने मुझे कहा कि जब भी ज़रूरत पड़े मैं पुलिस या कोर्ट के सामने पेशी के लिए आऊँ। पुलिस ने मुझसे वादा किया है कि ये बात मीडिया या किसी के भी सामने मेरी पहचान जाहिर नहीं करेंगे। कितनी बहादुरी का काम किया है तुमने डार्लिंग। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम फट्टू टाइप की लड़की हो। मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम सुपर वुमेन टाइप की कुछ निकलोगी। मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं किया है, वो अजनबी ने करवाया है मुझसे सब, दीवाना ने कहा और अपना नील पेंट लगाती रही। ये तो और भी अच्छी बात है। अगर वो गंदा आदमी होता तो तुम्हारे साथ तुमसे सोने के लिए भी कह सकता था, है ना? इसलिए तो कह रही हूँ कि वो कौन है मुझे नहीं मालूम। उसको अपना मौका मिल गया था और फिर भी दीवाना अपने रूममेट को उस एमएस के बारे में बताने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं देखती हूँ, इशिता ने कहा और दरवाज़ा खोलने चली गई। रिवाना उसके लौट आने का इंतज़ार करती रही। जब पूरे 5 मिनट तक इशिता नहीं लौटी तो रिवाना ने आवाज़ दी, ईशु कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही लम्हे के बाद मैं दरवाजे के लॉक होने की आवाज़ आई। इशिता मदहोशी से कमरे में आई। क्या हुआ? रिवाना ने पूछा। इशिता ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे किसी ने उसके बदन की सारी जान निकाल दी। क्या हुआ ईशु? मुझे डराओ मत। हमारा एक नया पड़ोसी आया है। इशिता का चेहरा संजीदा था। तो वो देखने आया था कि हमारे पास अंडे हैं क्या, क्योंकि पास की दुकान में अंडे ख़त्म हो गया। तो मैंने उसे सारे अंडे दे दिए। क्या पागल हो तुम? पहले नहीं थी, लेकिन अब हो गई हूँ। उसने ब्लैक रंग की निक्कर और लाल रंग की जिम टी शर्ट पहन रखी थी। इशिता अपना ख्यालों में खोई हुई थी। हाँ, तो क्या कहना चाह रही हो? रिवाना ने चीख कर पूछा। वो दुनिया का सबसे सेक्सी, हॉट और हैंडसम लड़का है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा कोई लड़का नहीं देखा। क्या लंबाई, क्या दिखता है, क्या शख्सियत है उसकी। उसको एक बार देखा मैंने और 16 साल की लड़की टाइप की फ़ील हो रही है यार। मैं उसकी और बेशर्मी से देखी जा रही थी और मुझे कोई परवाह नहीं था कि वो क्या सोच रहा होगा। मन कर रहा था उसे खा जाऊं। लग रहा है जैसे इशिता की लार टपक पड़ेगी और वो मेरा है। ओके, इशिता ने अपनी मदहोशी से बाहर निकलने की कोशिश में कहा। तुम उससे रख सकती हो। रिवाना खड़ी हो गई और अब सिर्फ जिज्ञासा से कहा, मैं भी दुनिया के इस सबसे हॉट, सबसे सेक्सी लड़के को देखना चाहती हूँ। कैसे? इशिता ने कहा और उसके पीछे पीछे चली गई। रुको यहाँ, रिवाना ने कहा। उसने खुद को एक बार जल्दी से वार्डरोब के आईने में देख लिया। अपने डेनिम हॉट पैंट्स और हरे रंग की सैफकेटेड टॉप में वो अच्छी लग रही थी। उसके ऊपर से उसने काले रंग का एक हल्की सी स्कार्फ शर्ट पहन रखा था। वो ठीक हमारे सामने वाले फ्लैट में है ना? इशिता ने कहा। रिवाना ने दरवाज़ा खोलने से पहले अपना गला साफ़ किया और सामने वाले फ्लैट की ओर बढ़ गई। उसने उस दरवाजे की घंटी बजाई तो इशिता ने अपने फ्लैट का मेन डोर बंद कर लिया। कुछ सेकंड गुजर गए और रिवाना को लग रहा था जैसे जिज्ञासा अब एक ख्वाहिश में बदल रही है। उसने फिर से दरवाजे की घंटी बजाई और फिर पीछे मुड़कर अपने दरवाजे की ओर देखा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन रिवाना जानती थी कि इशिता दरवाजे के छेद से सब देख रही है। रिवाना फिर से घंटी बजाने वाली थी कि उस लड़के ने दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखकर लग रहा था कि वह अभी अभी नहाकर बाहर निकला है, क्योंकि उसका पूरा शरीर गीला था और अपने कमर पर तौलिए के अलावा उसने कुछ नहीं पहन रखा था। हाँ जी, उसकी आवाज़ बहुत गहरी थी। रिवाना ने उसके शरीर की ओर देखते हुए अपना थूक गटका। उसने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी इतना तरासा हुआ जिस्म नहीं देखा था। लड़के को समझ में आ गया कि रिवाना थोड़ी असहज हो गई है, इसलिए उसने खुद ही बात शुरू की। माफ़ कीजिए, मैं नहा रहा था, उसने बहुत तमीज़ से कहा। कसम से सीता झूठ नहीं कह रही थी, ये बंदा वाकई में हॉट है, रिवाना ने सोचा। ऐसा हॉट बंदों को अकेले नहीं नहाना चाहिए। जल्दी से एक बहाना सोचते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारे अंडे चाहिए। हाँ, एक्सक्यूज़ मी? रिवाना को खुद पर यकीन नहीं हुआ कि वो इस तरह की कोई बेवकूफ़ी भरी बात बोल पड़ेगी। दरअसल उसने संभलते हुए कहा, मेरी रूममेट ने तुम्हें सारे के सारे अंडे दे दिए, लेकिन तुम अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं 2 अंडे वापस ले सकती हूँ? अरे बिल्कुल, मैंने कहा उससे कि मुझे 3 ही चाहिए, मैं उसे दोष नहीं देती। रिवाना ने सोचा और बेवकूफ़ी से एक मुस्कान ये वहीं खड़ी रही।
1 मिनट, उसने कहा और भीतर की ओर गायब हो गया। रिवाना ने जल्दी से इशिता की ओर घूमकर थम्स अप का साइन देते हुए अपना अंगूठा दिखाया। ये लो, उसने 2 अंडे उसे देते हुए कहा। शुक्रिया, बाय द वे मेरा नाम रिवाना है, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं डैनी। डैनी क्या? पूरा नाम प्लीज़। मैं तुम्हें फेसबुक पर ढूंढना चाहूँगी, रिवाना ने सोचा लेकिन बोल नहीं सकी, नहीं तो डैनी को लगता कि वो डेस्पो है। इससे पहले कि कभी भी किसी लड़के के बारे में जानने की इच्छा उसे नहीं हुई थी। पहली बार जब वो एकांत से मिली थी तब भी नहीं। बाद में मिलते हैं, रिवाना बस इतना ही कह पाई। बिल्कुल, बाय। डैनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले कि वो घंटी बजाती इशिता ने दरवाज़ा खोल लिया। रिवाना भीतर आई और उसने दरवाज़ा झट से बंद कर दिया। ओके, ये सही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ तुम्हारा हो सकता है, रिवाना ने कहा। मीनिंग मुझे मालूम था, इशिता ने कहा। देखो, मुझे तो लगता है कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, रिवाना ने अंदाज़ा लगाया। जो भी हो, मैं कंपटीशन के लिए तैयार हूँ, इशिता ने घोषणा की। रिवाना इससे पहले भी कभी किसी लड़के को रिझाने का ये काम नहीं किया था। एकांश के साथ मसला प्यार का था, आकर्षण का नहीं। डैनी की शख्सियत में कुछ ऐसा था कि वो तुरंत उसे पसंद करने लगी। इससे पहले कई क्रश हुए थे उसके, लेकिन सारे के सारे सेलिब्रिटी क्रश थे। कभी भी फैनगर्ल टाइप का क्रश नहीं हुआ था। डैनी का गीला सीना, उसकी आंखें, सब कुछ उसके आंखों के आगे आ गया। इशिता ने अपनी उंगलियां रिवाना के चेहरे के सामने चटकाई और पूछा, कंपटीशन के लिए तैयार हो? जी जान से, दोनों ने एक दूसरे की हथेली पर ताली दी और हफ्ते के 3 बांट लिए ताकि डैनी का पीछा अलग अलग दिनों पर दोनों कर पाए और दोनों को बराबर का मौका मिले। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार का दिन इशिता का था और मंगलवार, गुरुवार, शनिवार का दिन रिवाना के लिए। संडे का दिन दोनों के लिए कॉमन था। अगला दिन बुधवार था। दोनों ऑफिस के बाद अगले दिन अपने फ्लैट में मिले। कुछ पता चला? रिवाना ने पूछा। हाँ, मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया है। जैसे कि लड़का मॉडल है, एक्टिंग में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहा है और जिम का दीवाना है, फुल ऑन फिटनेस में जाता है, मॉडल मलाड में। बाय द वे उसका पूरा नाम डैनी अब्राहम है। उधर इशिता अपने कपड़े बदलने गई और इधर रिवाना ने डैनी का फेसबुक पर एक फेक प्रोफाइल की मदद से ढूंढ लिया। उसने उसकी सारी तस्वीरें लाइक कर ली जो पब्लिक थी। उसमें कुछ तो बात थी, खासकर उसकी आंखों में। उसकी आंखें उसकी रूह तक उतरती हुई जान पड़ती थी। रिवाना ने फेसबुक से लॉग आउट कर दिया और फुल ऑन फिटनेस जिम में फ़ोन करके अपने लिए बुकिंग ले ली। उसने तय कर लिया कि वो कल से ही वर्कआउट शुरू कर देगी। फुल ऑन फिटनेस जिम लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए था। उसने ऑफिस के बाद वहाँ जाना तय किया। पहले दिन रिवाना को उसके ट्रेनर ने कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाया। उसके बाद ट्रेडमिल पर जाने को कहा। ट्रेडमिल पर 10 मिनट तक दौड़ने के बाद ही उसने डैनी आता हुआ दिखाई दिया। दोनों की नज़रें मिली और दोनों ने एक दूसरे को फीकी मुस्कान दी, लेकिन उसे मालूम था कि इस मुस्कान का कोई मतलब नहीं है। उसने देखा कि डैनी मेंस चेंजिंग रूम के ब्लू डेनिम निक्कर और काले रंग की जिम टी शर्ट में बाहर निकल आ रहा है। उसका शरीर गजब तरीके से तराशा हुआ था, कहीं 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा फैट नहीं था। पिछली बार उसका चेहरा बिल्कुल चिकना और पूरी तरह सेव किया हुआ था, लेकिन आज उसकी हल्की दाढ़ी नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से वो और भी हैंडसम लग रहा था। डैनी ने उसके सामने वाले ट्रेडमिल पर दौड़ना शुरू कर दिया। आदमियों और औरतों के लिए आमने सामने 2 ट्रेडमिल लगे थे। चारों ओर दीवारों पर आदमकद आईने लगे हुए थे। रिवाना को अपने सामने वाले आईने में उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। रिवाना ने देखा कि वो पसीने से तरबतर है। उसने अपनी टी शर्ट खोल दी। उसके चौड़े कंधों से पसीना टपकते हुए उसके कमर तक जा रहा था। रिवाना की नज़रें उन बूंदों का पीछा कर रही थी। अगले आधे घंटे रिवाना ने एक्सरसाइज करने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसी पर था। अपना कार्डियो करने के बाद वो अपने ट्रेनर का इंतज़ार करती रही, लेकिन ट्रेनर कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने शिकायत भी नहीं की क्योंकि सामने का नज़ारा ज़्यादा दिलचस्प था। डैनी बारबेल लेकर अपने बाहों की कसरत कर रहा था। रिवाना एकटक उसकी मांसपेशियों को घटता बढ़ता देखी जा रही थी। क्या कमाल की चीज़ बनाई है ऊपर वाले ने, उसने सोचा। डैनी ने बारबेल नीचे रख दिया और डंबल उठाने ही वाला था कि डैनी ने उसे यूं ही ट्रेडमिल के पास खड़े देख लिया। कोई दिक्कत? डैनी ने पूछा। बहुत, उसने सोचा और कहा।
मुझे अपने सीटअप्स करने हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मेरा ट्रेनर कहाँ गया। अगर तुम्हें परेशानियाँ ना हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, उसने कहा। उसने सेल्फ के नीचे से फ्लोर मैट निकाला और ज़मीन पर पाँव मोड़कर लेट गई। डैनी आया और अपनी हथेली से उसके जूते दबाए हुए थे ताकि उसके पैर इतना जोर पड़े कि वो बिना अपने पैर उठाए सीटअप्स कर सके। जितनी बार भी वो उठकर बैठती, डैनी उसकी गिनती रखता। वो उसके शरीर से आते गंध को सूंघ पा रही थी। वो और भी सीटअप्स करना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर ने 15 के बाद जवाब दे दिया। पहला दिन, डैनी ने कहा। हाँ, एक और सेट। हाँ ठीक है। उसने कोशिश छोड़ दी होती अगर डैनी की आंखों की चमक ने उसे दूसरा सेट करने पर मजबूर नहीं किया होता। इस बार रिवाना ने थोड़ी और हिम्मत करके सिर्फ गंध से नहीं बल्कि स्पर्श से भी उसके करीब का दुस्साहस किया। उसने जानबूझकर उसके चेहरे पर एक लंबी सांस छोड़ी। डैनी ने एक बार भी अपना चेहरा नहीं हटाया। कुछ और एक्सरसाइज के बाद रिवाना ने घर जाने का फ़ैसला किया। वो जानती थी कि कल इसी तरह इसकी बारी है। वो सोच रही थी कि डैनी के कैसे जाकर बात करे कि डैनी उसके पास आ गया। हाय, जा रही हो? हाँ, उसने घबराते हुए जवाब दिया। तुम कहीं काम करती हो? हाँ, गोरेगांव में। मैंने तुम्हें कल सुबह जल्दबाजी में बिल्डिंग से निकलते हुए देखा था, उसने तीखी मुस्कान के साथ कहा। दीवाना के पेट में ख्वाहिशों की तितलियाँ फिर मचलने लगी। ऐसा क्या था इस लड़के में जो उसे इस तरह बेचैन करता रहा? दीवाना ने डैनी से पूछा, तुम भी कहीं काम करते हो? तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा सवाल पूछने के लिए सही जगह नहीं है? मेरा मतलब है, हम सैटरडे को कॉफ़ी के लिए क्यों नहीं मिलते? और उसे समझ आ गया कि सीता का खेल से बाहर हो गई हो। क्यों नहीं, सैटरडे को मेरा ऑफ होता है, उसने नए उत्साह से कहा। ग्रेट, लेकिन हम बात कैसे करेंगे? उसका मकसद डैनी का उसका फ़ोन नंबर लेना था। डैनी ने भी मज़े में अपना नंबर दे दिया। दीवाना सोच रही थी कि अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जब वो डैनी के नंबर दिखाएगी तो उसे कैसा लगेगा। एकांश के ब्रेकअप के बाद पहली बार एक डेट का ख्याल उसे इतना उत्साहित कर रहा था। दीवाना अपने फ्लैट पर पहुंची, बेसब्री से सीता के आने का इंतज़ार कर रही थी कि उसे संजमी का मैसेज आया। सैटरडे को फ्री रहना। क्या तुम मुझसे मिलने वाले हो? उसने ज़ोर से बोलने के बजाय मैसेज भेजना सही समझा। वाकई मैं तुम्हारी खुशकिस्मती, अजनबी ने उसे जवाब भेजा। खुशकिस्मती? क्या मतलब है तुम्हारा? अक्सर अजनबी की बात उसे हैरान कर देती है। इसे अपनी खुशकिस्मती बांटो, अभियान मान लो। तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि तुम ऐसे पेरेंट्स के घर में पैदा हुई जो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सकते थे। अब तुम्हारी बारी है कि तुम उन बच्चों से अपना उस खुशमती का हिस्सा बांटो। दीवाना ने कई बार वो मैसेज पढ़ा, लेकिन इस मैसेज का मतलब उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। तो उसने उच्च आवाज़ में कहा, तो तुम्हें शनिवार को दहीसर ईस्ट जाने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ एक छोटा सा स्लम है, 10 बच्चे तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम हर शनिवार उन्हें अंग्रेज़ी में अपना नाम लिखना सिखाओगी। अच्छा मजाक है, मेरे पास वक्त नहीं है। वैसे भी स्लम के बच्चे को पढ़ाने के अलावा मुझे और भी बेहतर काम करने हैं। दीवाना ने वापस मैसेज किया, जैसे कि डैनी को डेट करना है। तुम्हारे मतलब का नहीं है, दीवाना ने गुस्से में कहा। क्या इस इंसान को उसका पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं था? फ्री रहना मीनी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरे अपनी भी ज़िंदगी है। उसने आवाज़ में घोर निराशा थी। तुम क्यों नहीं समझ रही? मेरे पास एक क्लिप है जो प्रतीक के मोबाइल पर एक बटन दबाकर ट्रांसफ़र हो जा सकती है। दीवाना के चेहरे पर नफरत और हताशा से मिले जुले रंग थे। चैप्टर 16 यही ख़त्म होती है। चैप्टर 17। इससे पहले कि एपिसोड शुरू हो, वीडियो को लाइक कर दे एंड एपिसोड के बीच में कमेंट कर दे। शुरू करते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि तुम ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही हो। आशा ने तुम्हारी मदद की है ना? जब इशिता को मालूम चला कि रिवाना को डैनी ने कॉफ़ी के लिए बुलाया है तो इशिता की ये प्रतिक्रिया थी। देखा, आई एम सॉरी, रिवाना ने कहा, अगर तुझे वो पसंद है। ठीक है यार, मैं वैसे भी उससे शादी थोड़ी ना करने जा रही थी, एक लड़का ही तो है वो, और हम जैसे दो सहेलियाँ एक लड़के की वजह से आपस में थोड़ी ना लड़ने लगेंगे। उसने रिवाना की आंख मारी और आगे कहा, लेकिन एक बात बता, तुम्हें वो पसंद है? मतलब पसंद है? तुम समझ रही ना मैं क्या पूछ रही हूँ? शायद हाँ। ब्रेकअप के बाद पहली बार ऐसा लगा है कि मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए, लेकिन डर भी लग रहा है कि क्या मुझे वाकई में कोशिश करनी चाहिए? अगर हमारा भी
हमारा भी बाद में ब्रेकअप हो गया तो सबसे पहले तो हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दे। हम लड़कियां यही गलती करते हैं, जब भी हमें कोई लड़का अच्छा लगता है हम सोचने लगते हैं कि हमारा उसके साथ कोई फ्यूचर है। नहीं, हमारे लिए किसी भी रिश्ते की यही आखिरी मंजिल होती है, लेकिन किसी के साथ फ्यूचर का सोचना सिर्फ झूठी उम्मीद लेकर आता है। और तुम जानती हो कि उम्मीद या अपेक्षा की वजह से हमारा क्या हाल बन जाता है। फ़र्ज करो कि तुमने एकांत से भरोसा की अपेक्षा नहीं की होती तो तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं पहुंचती, है ना। तुमने तब भी उसे छोड़ दिया होता, लेकिन इतना दर्द तो नहीं होता। मेरे ख्याल से तुम समझ गई ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। रिवाना ने सिर हिलाया। इशिता आगे बोलती रही, इसलिए मत सोचो, किसी तरह की कोई अपेक्षा मत रखो और देखो कि तुम्हारा रिश्ता कहाँ जा रहा है। मुझे लगता है कि जब फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्या और कैसे करना है। शायद सही कह रही हो तुम। मैं अभी 22 साल की ही तो हूँ, फ्यूचर की इतना चिंता क्यों करूँ। थैंक्स डार्लिंग। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। एक दिन बाद शनिवार आ गया। तब तक रिवाना भूल गई थी कि अजनबी ने उसे क्या करने को कहा था। डैनी ने उसे सुबह में फ़ोन किया और बताया कि उसका एक ऑडिशन है, इसलिए वो घर से निकल चुका है। डैनी ने रिवाना को अंधेरी ईस्ट वेस्ट के इन्फिनिटी मॉल के फूड कोर्ट में दोपहर 12:30 मिलने को कहा था। रिवाना ने वक्त पर आने का वादा किया, लेकिन मुंबई के ट्रैफिक का दोष कि वो आधे घंटे देर से पहुंची। आई एम सो सॉरी। जैसे ही वो मॉल के फूड कोर्ट में पहुंचे उसने कहा। दोनों ने ग्लोरियाज के बजाय सबवे में बैठने का फ़ैसला किया। प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या हम कॉफ़ी को लंच में बदल सकते हैं? डैनी ने पूछा। रिवाना मुस्कुराई और कहा, प्लीज़ मुझे भी बहुत भूख लगी है। डैनी ने सबवे से 2 6 इंच सब सैंडविच पैक कराए। ये लो। कुछ और चाहिए? उसने पूछा। नहीं, एक ट्रे अपनी ओर खींचते हुए रिवाना ने पूछा, तुम कितने दिनों से मुंबई में रह रहे हो? 8 महीने से। और तुम? 3 साल हो गए। और मॉडलिंग कितने दिनों से कर रहे हो? डैनी ने आंखें चिढ़ाकर उससे पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? वो मेरी रूममेट ने मुझे बताया, रिवाना ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक शरारती हंसी चली आई। डैनी के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि माजरा क्या रहा होगा। मैं छोटे छोटे प्रोडक्ट्स और प्रिंट एड्स के लिए मॉडलिंग करता हूँ, ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर रहा। और तुम एक्टर भी बनना चाहते हो? एक एक्टर हमेशा एक्टर ही होता है। मैं बस ऐसा एक्टर बनना चाहता हूँ जिसके पास काम भी हो, सैंडविच चबाते हुए डैनी ने जवाब दिया। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से इसी तरह सवाल जवाब करते रहे और बीच में अचानक किसी बात पर बहस भी शुरू हो गई। इससे पहले कि दोनों को ख्याल भी रहता, बातचीत का रुख और सहज और ईमानदार हो गया था। दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे थे। जैसे जैसे रिवाना डैनी के बारे में और जान जा रही थी, उसे लग रहा था कि डैनी के लिए उसकी ख्वाहिश और पुख्ता होते जा रही है। उसे लग रहा था कि वैसे तो डैनी सिंपल सा शांत और अनुशासित किस्म का इंसान है, लेकिन उसमें एक ख़ास किस्म का आकर्षण और उन्माद है जो किसी भी लड़की को गलती करने पर मजबूर कर सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की मदहोशी थी। उसका रिश्ता जिस्मानी आकर्षण से था और जिस तरह डैनी उसकी ओर देखा था, वो नज़र भी एक कैजुअल एंगनी सी फेंकी गई नज़र नहीं होती थी। जैसे ही दोनों के सैंडविच खत्म हुई, डैनी के फ़ोन पर एक मैसेज आया। रिवाना देखा कि उसका चेहरा उतर गया। वो पूछना चाहती थी कि मैसेज कहीं उसकी गर्लफ्रेंड का तो नहीं है। अगर पहली बार किसी लड़के में इस तरह की दिलचस्पी उसके भीतर जागी होती तो शायद वो इस सवाल की उतनी परवाह भी नहीं करती, लेकिन इस बार वो नहीं चाहती थी कि किसी का बटा हुआ अटेंशन उसके हिस्से में आए, और वो किसी भी ऐसे इंसान को अपनी भावनाएं और वक्त नहीं देना चाहती थी जो पहले से ही किसी के साथ एक रिश्ते में हो। वो ऐसा इंसान चाहती थी जो उसके उपस्थिति की कद्र करे, उसके साथ ईमानदार रहे और उसका वक्त बर्बाद ना करे। ऐसा हो पाना मुमकिन भी था। क्या हुआ? उसने पूछा। मैंने एक फिल्म की 2 टिकटें बुक कराई थी, अब वो कह रही है कि आ नहीं पाएगी। अगर रिवाना का दिल एक शांत समंदर था तो इस बात ने उस पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया था।
डैनी के साथ किसी भी किस्म की शुरुआत से पहले ही मामला ख़त्म होने वाला था क्या? वो यानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? उसका दिल दुआ कर रहा था कि जवाब में एक ना ही सुनने को मिले। नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड नित्या, उसने कहा। रिवाना ने राहत की सांस ली। एक गर्ल बेस्ट फ्रेंड, रिवाना ने सोचा, चलेगी। वो खुद नहीं कहना चाहती कि वो आज फ्री है तो उसके साथ फिल्म देखना आना चाहेगी। लंच के बाद तुम क्या कर रही हो? उसने पूछा। रिवाना ने कुछ सोचते हुए कहा, एक्चुअली कुछ खास नहीं, मेरे साथ फिल्म देखना चलोगी? रिवाना ने जानबूझकर सोचने के लिए कुछ सेकंड का वक्त लिया ताकि ऐसा ना लगे कि वो फिल्म देखने के लिए बहुत बेचैन है। ओके, हाँ, मुझे लगता है कि फ़िल्म के लिए मैं टाइम तो निकाल ही सकती हूँ। डैनी ने उसे एक नर्म सी मुस्कान दी। रिवाना को अच्छा लगा। इंटरवल के वक्त डैनी पॉपकॉर्न लेने गया और वो वॉशरूम चली गई। जब वो लौटी तो उसने देखा कि डैनी थिएटर से बाहर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। उसने पॉपकॉर्न की ट्रे रिवाना को थमाते हुए अंदर जाने के लिए कहा और कहा कि वो तुरंत आ रहा है। रिवाना ने वैसा ही किया। रिवाना भीतर चली गई और सीट पर आराम से बैठ गई। वो मज़े में पॉपकॉर्न खा रही थी। पॉपकॉर्न के साथ अचानक सफ़ेद रंग का एक कपड़ा निकला। रिवाना हैरान हो गई। उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की तो देखा उस पर काले धागे से एक मैसेज लिखा हुआ था, मुझे गुस्सा मत दिलाओ मीनी। रिवाना तुरंत खड़ी होकर अजनबी को ढूंढने लगी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे मालूम भी नहीं कि वो कैसा दिखता है। डैनी भीतर आया तो उसने रिवाना को इस तरह किसी को ढूंढते हुए अजीब सा लगा। किसे ढूंढ रही हो? अपने सीट पर बैठते हुए उसने कहा। नहीं, रिवाना ने जवाब दिया और अपना फ़ोन निकाल कर एक मैसेज टाइप करने लगा। मुझे तंग करना बंद करो, मैं एंजॉय करने की कोशिश कर रही हूँ। रिवाना गुस्से में काँप रही थी। उसने उसी अनजान नंबर पर वो मैसेज भेज दिया जिस नंबर पर उस अजनबी ने आखिरी बार उसे मैसेज किया था। वो फिर वो देखने के लिए मुड़ी कि कहीं आसपास कोई अपना फ़ोन तो नहीं देख रहा। अगले ही सेकेंड उसने हताश होकर एक सांस छोड़ी। उसे मालूम था कि इस तरह वो अजनबी को कभी नहीं पहचान पाएगी। कुछ हुआ क्या? डैनी ने पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, उसने एक कमज़ोर सी मुस्कान दी। धीरे धीरे बत्तियां धीमी होने लगी और इंटरवल के बाद की फ़िल्म शुरू हो गई। रिवाना के फ़ोन पर मैसेज आया, ठीक है, फ़िलहाल मूवी एंजॉय करते हैं। ओह, वो इसी थिएटर में है, उसने सोचा, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाई। बाहर निकलते हुए भी रिवाना ने कई सारे चेहरे में से अजनबी का चेहरा ढूंढने निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे भी मालूम था कि ये कोशिश बेकार है। दिन बीतते चले गए और उस अजनबी की ओर से कोई मैसेज नहीं आया। उसे मालूम था कि अजनबी ने उससे जो काम करने को कहा वो दरअसल नेकी का काम है, लेकिन हर शनिवार को स्लम के बच्चे को जाकर पढ़ाने की तकलीफ़ कौन उठाना चाहेगा। ये सब कागजी बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, और सच तो ये था कि रिवाना अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती थी। 5 दिन ऑफिस में काम तोड़ मेहनत के बाद उसे वीकेंड ही मिलता था जब वो थोड़ा आराम मिलता था, और जब से डैनी उसकी ज़िंदगी में आया था उसे वीकेंड और अच्छा लगने लगा था। डैनी के काम के बारे में अच्छी चीज़ ये थी कि उसका कोई फॉर्मल ऑफिस टाइम नहीं था। कई बार वो लंच के वक्त आ जाया करता था और कई बार ऑफिस के बाद वो डैनी का इंतज़ार करती थी और दोनों साथ में ही घर लौटते थे। वीकेंड पर दोनों साथ में फ़िल्म देखते थे, क्लब, पब और शॉपिंग के लिए जाया करते थे। क्योंकि दोनों पड़ोसी थे इसलिए रिवाना को कई बार लगता था कि दोनों साथ ही रह रहे हैं। डैनी अपने फ्लैट का कचरा बना कर रखा करता था और रिवाना उसे ठीक करने अपनी जिम्मेदारी समझती थी। दोनों भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे और ये बहुत तेज़ी से हो रहा था। रिवाना को डर लगने लगा था कि क्या उसकी अपनी ही भावनाएं थी जो इसलिए विद्रोह करने लगी थी क्योंकि वो एकांत की याद अपने जहन से मिटाकर किसी और के लिए जगह बनाने को तैयार कर रही थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने भीतर ख़राब बात यह थी कि डैनी से वो कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। एक बार दोनों अपनी ज़िंदगी में मौजूद रिश्ते और ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे थे तो डैनी ने बड़ी सहजता से बताया था कि 5, जबकि उसने बताया कि उसके सिर्फ एक ही रिश्ता रहा था, एकांश। रिवाना को समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी तेज़ी से एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते पर कैसे उछल कर जा सकता है। 5 रिलेशनशिप का मतलब था उसने ज़रूर 5 बार प्यार किया होगा और 5 बार उसका दिल टूटा होगा। और यहाँ एक वो थी, उसके एक ही रिश्ते के हैंगओवर्स नहीं संभाल पा रही थी।
क्या इसका मतलब ये था कि डैनी ने उसे 5 लड़कियों में से किसी को भी सच्चा प्यार नहीं किया था, या क्या ऐसा था कि एकांश को वो ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करती थी। जल्दी रिवाना डैनी को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करने लगी। जब भी डैनी नहीं देख रहा होता था, वो उसके मोबाइल फ़ोन में मैसेजेस देख रही होती थी, उसके पॉकेट चेक करती थी और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी सूंघती थी कि कहीं कोई अनजानी खुशबू तो उसके कपड़े में से नहीं आ रही। उसने एकांश के साथ कभी ऐसा नहीं किया था, शायद इसलिए उसे एकांश की ओर से आने वाली धोखा दिखाई भी नहीं दी थी। अगर डैनी के उसके बेस्ट फ्रेंड नित्या की तस्वीर भी देख लेती तो उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसने कभी डैनी से कुछ नहीं कहा। अगर उसने तुलना भी करनी होती तो उसे मालूम था कि डैनी एकांश से कई ज़्यादा अच्छा इंसान है। डैनी उस पर अपनी कोई भी ख्वाहिश कभी नहीं थोपता था, न कभी उससे कहता था कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं वैसा देखना चाहता हूँ, क्या और किस तरह के कपड़े पहनूँ। ये एक तो बात होती है जो जाने अनजाने किसी भी रिश्ते में लोग एक दूसरे पर थोपते हैं। एकांश की तरह डैनी कभी भी उससे ना कोई फेसबुक पासवर्ड मांगता और ना उसका फ़ोन देखने को जिद करता था, न कभी उसके पुरुष सहयोगी के बारे में बेमतलब के सवाल पूछता था। उसने कभी भी रिवाना से उसकी ड्रेसिंग स्टाइल बदलने या छोटे कपड़े नहीं पहनने को कहा, न कभी सीता के साथ नाइट क्लब जाने पर कोई आपत्ति जताई थी। रिवाना ने आखिर में यह तय कर लिया कि डैनी उसको लेकर असुरक्षित नहीं महसूस करती। डैनी के लिए इतना ही बहुत था कि रिवाना उसके साथ थी, उसके पास थी। इसके अलावा उसे कोई भी और बात परेशान नहीं करती थी। जब भी रिवाना के पास वक्त होती, डैनी उसे अपने साथ शूट के लिए ले जाया करता। शूट पर रिवाना ने देखा डैनी बहुत खूबसूरत लड़कियों के आकर्षण से बचता रहता है, और उसके बाद भी कहीं न कहीं रिवाना के मन के किसी कोने में ये ख्याल रहता है कि डैनी कहीं उसे धोखा तो नहीं दे रहा। और वो जानती थी कि इसकी वजह एकांश है। वो जानती थी कि एक तजुर्बे ने उसे भीतर तक तोड़ दिया है। अगर एकांश ने उसका कोई बड़ा नुकसान किया होता तो वो ये था कि उसने रिवाना के भीतर की मासूमियत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी थी। हालांकि डैनी और उसके रिश्ते में वो भी मासूमियत ढूंढती थी, लेकिन रिवाना ये जानती थी कि उसे कभी वो मासूमियत हासिल नहीं होगी। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें टूटने के बाद वापस नहीं जुड़ती। ये दुख की बात तो थी, लेकिन सच्चाई भी यही थी। एक रात रिवाना अपने फ्लैट में अकेली थी और उसे बहुत उदास महसूस कर रही थी कि अचानक उसने ज़ोर से पूछा, तुम हो क्या यहाँ? एक अनजान नंबर से एक खाली मैसेज आया। उसे समझ में आ गया कि अजनबी उसकी बात सुनने को तैयार है। थैंक्स, उसने कहा और आगे बोली, तुम्हें पता है कि मेरे और एकांश के बीच में क्या हुआ था? तुम्हें लगता है कि वो प्यार बिल्कुल भी नहीं था? प्यार हमेशा हमारे अपने ख्याल या हमारी सोच को ही मजबूती देने के लिए नहीं होता। कई बार हमारे पुराने ख्याल को तोड़ने, हमें नए सिरे से सोचने पर मजबूर करने और नए रिश्ते तय करने में मदद करने के लिए भी होता है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि जब मुझे याद आता है कि एकांश और मेरा रिश्ता ऐसे टूटा, मेरे भीतर कुछ जल कर राख सा हो जाता है। कुछ रिश्ते की जड़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम उनसे फूल और फलों की उम्मीद करती हो। क्यों? शायद तुम सही हो, लेकिन तुम मुझे ये बता सकते हो कि जिस तरह मैंने एकांश को प्यार किया, उस तरह डैनी को क्यों नहीं कर सकती? मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन कोई बोझ है जो हमेशा साथ रहता है। एकांश के वक्त ऐसा नहीं था। इतना कहकर रिवाना फ़ोन को घूरती है। जवाब 1 मिनट बाद आया। क्या सेब और संतरों का स्वाद एक जैसा होता है? मुझे मालूम ही नहीं होता, लेकिन मैं अभी भी इस बात से परेशान हूँ कि मेरा दिल से अभी एकांश निकला नहीं है और मैं डैनी के साथ रिश्ते शुरू करना चाहती हूँ। हमने एक दूसरे को प्रपोज़ तक नहीं किया है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मेरे भीतर एकांश अभी भी है। अजनबी ने जो जवाब भेजा उसमें एक पता था। उस पते के आखिरी में लिखा था, अगर जवाब जानना चाहती हो तो अकेली आना। पता उसके घर के बहुत पास था। कुछ जिज्ञासा थी, कुछ जवाब हासिल करने की इच्छा। अगले दिन रिवाना उस पते पर टहलती हुई पहुंच गई।
पता एक पुराने से टूटे फूटे अपार्टमेंट का था। मैसेज में भेजे हुए पते के अनुसार उसे तीसरे माले के फ्लैट नंबर 302 तक पहुंचना था। टिवाना ने वहां पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई। एक अधेड़ औरत ने दरवाज़ा खोला। तुम टिवाना बनर्जी हो ना? उस महिला ने एक भारी भरकम बंगाली लहजे में पूछा। टिवाना को ये बात अजीब सी लगी। ये महिला उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी उसके जहन में एक ख्याल आया, क्या अजनबी यहीं रहता है? हाँ, टिवाना ने जवाब दिया। प्लीज़ अंदर आओ ना, उस महिला ने दरवाजे का लोहे का गेट वाला हिस्सा भी खोलते हुए कहा। टिवाना फ्लैट में आ गई। उस महिला को देखकर उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। उनका घर छोटा सा और सादगी भरा था। प्लीज़ बैठो, उस महिला ने कहा। ओह, बाय द वे, मेरा नाम मालती रहा है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मैम, टिवाना ने कहा और एक पुराने से सोफ़े पर बैठ गई। सोफ़ा कई जगहों से फटा था। मुझे बताया गया था कि आप आने वाली है। किसने बताया? यह अजीब बात है, लेकिन हम उस इंसान को न शक्ल से जानते हैं न नाम से। रत्ना उन्हें कैप्टन चमत्कारी बुलाती है। कैप्टन चमत्कारी? टिवाना ने दोहराया। वो रत्ना से ईमेल पर बात करते हैं। टिवाना को पक्का यकीन हो गया कि अजनबी है। चलिए मैं आपको रत्ना से मिलवाती हूँ। मुझे कहा गया कि मैं आप दोनों को मिलवाऊँ, मालती ने कहा और भीतर चली गई। टिवाना अनिश्चित के साथ उठी और उनके पीछे पीछे कमरे में चली गई। बेडरूम ड्राइंग रूम से और भी छोटा और उससे बहुत सारा सामान रखा हुआ था। खिड़की पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके चेहरे से एक किस्म की ईमानदारी और मजबूती झलक रही थी। टिवाना ने लड़की की उम्र का अंदाजा लगाया। 15-16 से ज़्यादा उम्र नहीं रही होगी उसकी। ये मेरी बेटी रत्ना है, मेरी एक इकलौती बेटी, मालती ने कहा। टिवाना मुस्कुराई और उसने अपना हाथ आगे किया। हाय रत्ना, मैं टिवाना हूँ। जब रत्ना का हाथ टिवाना के हाथ में आया तब उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ कृत्रिम था। टिवाना को तब ध्यान आया कि उसके दोनों हाथ कृत्रिम थे। टिवाना को अपने पेट में मरोड़ सी महसूस होने लगी। उसने पहले कभी इतनी नज़दीकी से कृत्रिम हाथ नहीं देखे थे। ये और इसके पिता 28 मई 2010 को ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से कोलकाता से मुंबई आ रहे थे कि उनकी ट्रेन की पटरी ही उतर गई। रत्ना के पिता उस दुर्घटना में मौत हो गई। उसको बचाने की कोशिश में इनके दोनों हाथ काटने पड़े। इस लम्हे के लिए लगा कि टिवाना के गले में कुछ अटक गया है। वो टिवाना बोल सकती तो उसने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 18 साल की हूँ, रत्ना ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ मीठी थी, उसमें कहीं कोई तकलीफ़ के अंश भी नहीं था। कैप्टन चमत्कारी की वजह से ही मेरे ये दोनों कृत्रिम हाथ लग पाए, मालती ने कहा। ये इंसान पुरुष है या औरत? टिवाना ने पूछा। रत्ना और मालती ने एक दूसरे को देखा। पुरुष, मैंने एक बार इंटरनेट पर वॉइस कॉल पर बात की है उनसे, लेकिन कभी देखा नहीं, रत्ना ने कहा। लेकिन हमने भगवान को तो कभी नहीं देखा बेटा, मालती ने अपनी बेटी का माथा सहलाते हुए कहा। टिवाना किसी तरह मुस्कुरा पाई। रत्ना ने उन्हें बताया कि वो IAS ऑफिसर बनना चाहती है। उसने टिवाना को अपने हाथ काटने से पहले के स्केच भी दिखाए। जब दोनों बात कर रहे थे तब टिवाना को लगा कि रत्ना अपनी ज़िंदगी को लेकर कितनी भरोसेमंद है। इस दुर्घटना ने उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदल दी, लेकिन ज़िंदगी के प्रति उसके नज़रिए को नहीं बदल पाई, न कि उसकी हिम्मत पर असर डाल पाई। टिवाना एक बार रत्ना को ज़ोर से गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसने किया नहीं। वो किसी भी तरह से ये नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे रत्ना पर दया आ रही। ऐसा करना रत्ना जैसी हिम्मती लड़की का अपमान होता। मालती किचन में चाय बनाने जा रही थी, लेकिन टिवाना ने मना कर दिया। वहाँ से निकलने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ था जो जमा होता जा रहा था। घर के रास्ते में टिवाना एक तन्हा सा स्काई वॉक पर चढ़ गई और खाली सीट पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। उसे मालूम था कि इस रुलाई की वजह क्या है, लेकिन अपनी ही कमजोरी स्वीकार करने में उसे शर्म आ रही थी। रत्ना से मिलने के बाद उसे समझ आया कि उसकी समस्याएं कितनी ओछी और छोटी है। तभी एक अनजान नंबर से उसके फ़ोन पर मैसेज आया। अपने आंसू पोंछते हुए टिवाना ने मैसेज पढ़ा। तुम्हें लगता है कि रत्ना कभी भूल पाएगी उसके साथ क्या हुआ? और उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। समझो मिनी, हमारा दिमाग याद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अगर तुम भूलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचेगी, लेकिन अपने हालात को स्वीकार करो और ऐसे जियो जैसे पहले कभी ना जिया हो। प्यार सबसे बड़ा पार्ट है। ये पढ़ाता है कि ज़िंदगी के अधूरेपन को स्वीकार करके
कैसे एक पूरी ज़िंदगी जी जा सकती है। अगर तुम प्यार में उम्मीद नहीं रख सकती, तुम प्यार नहीं कर सकती। थैंक्स, उसने जवाब दिया। हादसे होते रहते हैं मीरी, लेकिन सफ़र करना तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। अजनबी ने फिर से जवाब दिया। उसने फिर से उस मैसेज को पढ़ा, बार बार पढ़ा, और अपने भीतर वो एक नया किस्म का भरोसा कूटते हुए महसूस करती रही। इस घटना ने डैनी के प्रति उसकी भावनाओं को नई ज़िंदगी दे दी थी। अब तक रोमांस नॉवलों में उसने जो रंगीन कहानियाँ पढ़ी थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। उसे समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में और सही मायने में प्यार में भी बेस्ट सेलिंग उपन्यासों से परे भी एक दुनिया है जो असल दुनिया है। उसने समझ लिया कि हम सच्चाई के बहुत जुदा होने के बावजूद ऐसी चीज़ें पढ़ना और फिर उन पर भरोसा करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उससे हमें अपने बारे में बेहतर महसूस होती है। और सच से दूर और सच्चा सच जब मिलते हैं तब हमें वाकई में समझ में आता है कि दोनों के बीच कितनी गहरी खाई है। एकांश है, डैनी डैनी है। एकांश गुजरा हुआ कल है, डैनी आज है, और दोनों के लिए उसके प्यार की तीसरी एक सी क्यों है। वो दिन में रात और रात में दिन क्यों ढूंढती है, दिन और रात को वैसा क्यों नहीं स्वीकार कर लेती जैसा वो है। फ़ोन एक बार प्रपोज़ कर देने के बाद डैनी ने उसके लिए भावनाएं और संजीदा हो गई। डैनी फ़ोटोशूट पर था, वो घर पर थी। शुक्रवार की रात थी और डैनी ने अचानक उसे फ़ोन कर दिया। हाय, क्या हुआ, शूट नहीं है? उसने पूछा। फ़ोटोग्राफ़र को कुछ काम है और वो यहाँ नहीं है और मुझे भूख लगी है, डैनी ने कहा। तो तुम फिर एक ब्रेक लेकर खा क्यों नहीं लेते? रिवाना ने सलाह दी। कैसे खा लूँ, मेरे यहाँ खाना नहीं है। क्या मतलब मैं भूखा हूँ रिवाना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ में एक ईमानदारी बेचैनी थी। उसने रिवाना को छू लिया। पहली बार था डैनी उससे कुछ इतना खुलकर अपने मन की बात कह रहा था और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। कुछ बोलो, उसने जिद की। जैसे कि क्या बोलूँ? जैसे कि आई लव यू। उसने बिना सोचे ही बोल दिया और अचानक उसे समझ में आया कि अब औपचारिक रूप से दोनों एक रिश्ते में हैं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ रिवाना। तुम्हें जब से देखा है तब से ये बताना चाहता था तुम्हें। अपनी कमर पर वो तौलिया लपेटे हुए, झूठे, कसम से। फिर दोनों फ़ोन पर ये बातें कहीं तुमने। हम दोनों कुछ दिनों से अच्छे दोस्त थे और मुझे मालूम नहीं था कि तुम इस बात पर कैसे रिएक्ट करोगी, इसलिए सच में कल घर आओ, शूट के बाद मैं तुम्हें अपना रिएक्शन दिखाती हूँ। आई एम सॉरी अगर। डैनी अचानक गंभीर हो गया, लेकिन रिवाना ने उसकी बात को काट दी। तो हम कल बात करेंगे जब तुम घर आओगे तब। और फिर अब उसने हंसते हुए लाइन काट दी। उसने खुद को आईने में देखा। रिवाना सर से लाल हो गई थी। उसे लगा कि उसके दिल के आसमान पर फिर बादल मंडराने लगे थे। सच्चे प्यार की बारिश हो गई इस बार। अगले दिन शनिवार था। रिवाना ने तय किया कि वो दोनों इस शनिवार को बेहद खूबसूरत और बेहद ख़ास बना देंगे। सबसे पहले वो सुबह में पार्लर गई। उसने जारा से अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदी। बाज़ार से थोड़ी सब्जी, थोड़ा चिकन और हाइपर सिटी से थोड़े से कैंडल्स लिए। इससे पहले वो शाम को कुकिंग करती। उसने सीता के वार्डरोब से कॉन्डम निकाला और अपने बैग में डाल लिया। उसकी रूममेट रात में घर में होती, इसलिए उसने तय किया कि वो डैनी के घर पर मिलेगी। कॉन्डम निकालते वक्त उसने आई पिल्स भी नज़र आई। उसने एक गोली निकाल कर अपने लिए रख ली। जब कुकिंग ख़त्म हो गई तो डैनी के लिए खुद को तैयार किया। वो हर घंटे उसकी लोकेशन जानने के लिए उसे मैसेज कर रही थी। उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी क्योंकि उसे अपने ख्वाहिश को और बढ़ जाने का खतरा था। 10 बजे के आसपास दरवाजे की घंटी बजी। डैनी, रिवाना के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई और वो दौड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही उसके चेहरे की सारी शरारत दफ़ा हो चुकी थी। मम्मा। और चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। यार दोस्तों, प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट, एंड मैं ट्राई करता हूँ कि नॉवेल मैं जल्दी ला पाऊँ, बट आई ऑल्सो फुल टाइम जॉब करता हूँ तो उतना टाइम नहीं हो पाता। एंड जिस दिन हॉलीडे होती है उस दिन ही रिकॉर्ड करता हूँ। और जैसे कि रिवाना की लाइफ है ना, मंडे टू फ्राइडे जॉब एंड देन फाइनल वीकेंड में कुछ, वही वीकेंड ही होता है इन्जॉयमेंट के लिए। तो उसमें मुझे घर के काम करने पड़ते हैं क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। एंड देन
साफ़ सफाई, खुद से खाना बनाना, कपड़ों धोना, अरे बहुत कुछ है। और मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ ये, इसलिए लाइक टाइम नहीं बन पाता, तो नहीं हो पाता रिकॉर्ड, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट फास्टली. ओके, टेक केयर गाइस, बाय बाय.